अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर को शुरू करने लगे। कल के लेक्चर को अगर आप याद करें तो हमने जो लेक्चर एंड किया उसमें हमने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का टॉपिक कंटिन्यू किया था और वो हमने 5 पॉइंट्स तक पढ़ लिया था। क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है और आपस में फिजिकली सामने नहीं होते तो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है। वेरी क्विकली मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो जो 5 पॉइंट हमने पढ़े थे उसमें पहले पॉइंट में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होता है जो पानी में जाने के बाद करंट पास करता है। दूसरे पॉइंट में हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है। तीसरे पॉइंट में हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की तादाद या चार्जेस की तादाद बराबर। चौथे पॉइंट में हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक होता है तो जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि जो सॉल्ट होता है वो आयंस बनाता है और जो आयंस होते हैं वो वापस सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। शुरू के जो मैंने बोला था वो आसान से। 5वां एक पॉइंट थोड़ा सा पढ़ना था जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट की जो करंट पास करने की एबिलिटी है वो एक जैसी है। तमाम इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करते हैं तो उनकी करंट पास करने की सलाहियत बराबर नहीं है। कोई ज़्यादा करंट पास करता है, कोई कम करंट पास करता है। जो ज़्यादा करंट पास करता है उसको हमने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो कम करंट पास करता है उसको हमने बोला था वीक। तो 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो ज़्यादा करंट पास करता है, वीक जो कम करंट पास करता है। आज पॉइंट नंबर 6, 7, 8 पढ़ेंगे, फिर हमारा नया टॉपिक है कंडक्टिविटी, वो आज हम शुरू करेंगे। लेट्स सी कितना आज कवर होता है और उसी तरह से हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा चल रहा है और अच्छे टॉपिक्स पे हम मौजूद हैं। अच्छे टॉपिक्स पर आज मेरा पेपर में हम आपसे बात करेंगे। जब पॉइंट नंबर 6 जो है तो ये कहता है कि जो आप अगर ये कह लें कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का तो गलत नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 के 2 हिस्से। पहला हिस्सा ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाता है तो हाइड्रेशन की वजह से, जिसको हाइड्रेशन याद है, हाइड्रेशन नहीं याद है तो मात्रा समझ में मुश्किल आएगा। मैंने हाइड्रेशन पढ़ाते हुए आपसे बोला था कि हाइड्रेशन को बहुत अच्छी तरह समझना है क्योंकि हाइड्रेशन हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाता है तो हाइड्रेशन की वजह से आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि डिजॉल्व हो जाता है पानी। चाहे करंट पास करो या ना करो, इलेक्ट्रोलाइट में पानी में जाने के बाद आयंस में ब्रेक हो जाना ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट नंबर 6 का पहला हिस्सा क्या हो गया कि जब कौन इलेक्ट्रोलाइट इसमें जाएगा पानी में तो वो आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इसका करंट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, दिस इज पार्ट 1, पॉइंट 6 का पार्ट 1 अनऑफिशियली। किताब में नहीं इस तरह से पॉइंट 1 में समझाने के लिए बोला कि पॉइंट 6 का पहला ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रोलाइट को सब्सटेंस है जो पानी में जाने के बाद आयंस में ब्रेक होगा और इस प्रोसेस का करंट से कोई लेना देना नहीं। अब अगला हिस्सा ये जो अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह करे सब अच्छा पढ़ते हैं, उनके जहन में सवाल आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का काम इलेक्ट्रोलाइट को आयन में ब्रेक करना ही नहीं है तो फिर काम क्या है। तो पॉइंट नंबर 6 बता रहा है। पॉइंट नंबर 6 से कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का काम ये है कि वो आयन जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सराउंडेड है, वो आयंस जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान सराउंडेड है, उन आयंस को जो करंट है वो मोबिलाइज करे, एनर्जाइज करे, मोटिवेट करे कि वो ट्रेवल शुरू करे। और जो कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन, वो मूव करे कैथोड की तरफ और जो कौन सा आयन है वो मूव करे एनोड की तरफ। कैथोड एनोड के दे मेटालिक प्लेट्स जिनके जरिए क्या पास होता है, करंट।
नेक्स्ट टॉपिक वही है, तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान में रखें कि करंट पास करने के लिए दो मेटल की प्लेटें डाली जाती है सोल्यूशन में, जिसको कैथोड एनोड कहते हैं। कैथोड पॉजिटिव होता है, सॉरी कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो एक बार और सुन लें। पॉइंट नंबर 6, एक इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाएगा, आयन में ब्रेक हो जाएगा। चाहे करंट पास करो या ना करो, करंट का आयन में ब्रेक होने से कोई लेना देना नहीं होता। तो करंट का काम क्या है? करंट का काम यह है कि वो आयन को पानी की सराउंडिंग से आजाद कराए, और पानी की सराउंडिंग से आजाद कराने के बाद जो कौन सा आयन है पॉजिटिव आयन, उसको भेजे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। और जो नेगेटिव आयन उसको किसकी तरफ भेजे? एनोड की तरफ। यानी बाकायदा चलना शुरू करते हैं आयन, ये हवा में बात नहीं है, आयन चलते हैं। पॉजिटिव आयन चल के जाता है कैथोड के पास, नेगेटिव आयन चल के जाता है एनोड के पास। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हमारा तफसीली टॉपिक है नेक्स्ट के नेक्स्ट इसी वीक। ये जो आपका वीक शुरू होगा अगले हफ्ते का, उस पर ये तो आज इस वीक का आखिरी लेक्चर है। अगले वीक के सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह, इसके फर्स्ट लेक्चर के एंड में सेकंड लेक्चर में आएगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया कि करंट का काम यह है कि वो आयंस को पानी की सराउंडिंग से आजाद कराए, और आजाद कराने के बाद उसको ट्रेवल करवाए, मूव करवाए कैथोड और एनोड की तरफ। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए पॉइंट नंबर 6 लेंगे। Point number 6, there is no relation between ionization of electrolyte. There is no relation between ionization of electrolyte in water, and passage of electricity, PASSAGE, and passage of electricity, full stop. What electricity do? full stop के बाद लिखते हैं आप, what electricity do is to mobilize, MO is to mobilize positive and negative ions of electrolyte, is to mobilize positive and negative ions of electrolyte, towards cathode and anode respectively, called electrolysis. ठीक है, चलिए ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। इसको एक दफा और सुन लें, वीडियो को बैक करके या पीछे करके, एक दफा और सुनना चाहें सुन लें। दिस इज पॉइंट नंबर 6। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 और 8 जो है बोर्ड पे लिखना, आप मेरे साथ लिखें। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा, पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें ये कवर हो गया। यानी पॉइंट नंबर 7 और 8 में आपको लिखवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा। हमारा जो अभी टॉपिक आने वाला है इसके थोड़ी देर बाद, उसमें ये कवर होगा। मेरे साथ साथ लिखिए।
ठीक है भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग वन वीक, वो आप पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर और डिग्री ऑफ डाइल्यूशन हमारे अगले टॉपिक में जिक्र आएगा इसका। तो ये पॉइंट नंबर 7 याद तो करना है आपको, लेकिन इसको समझाऊंगा मैं अगले टॉपिक में, थोड़ी देर के बाद उसकी बारी आएगी। This is point number 7. आई होप कि आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज कर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8। अच्छा भाई, the electrical conductivity of electrolyte depends upon number of ions और velocity of it। ठीक है, ये आप लिखिए। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, परेशान मत होइए। अच्छा, ये रेड मार्कर थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं इसको ब्लू मार्कर से भी लिख दे रहा हूँ इन केस के किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो नंबर ऑफ आइंस, वेलोसिटी। चलिए, तो ये आ गया पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हो गया भाई। तो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके 8 पॉइंट्स थे, आपने माशाल्लाह 8 के 8 पॉइंट पढ़ लिए। व्हाट्सअप ग्रुप पे और पर्सनल पे जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, दोनों के मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कोई भी कॉन्सेप्चुअल इशू आपको होगा तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो चाहे आप ग्रुप पे करें चाहे पर्सनल पे करें, कोई इशू नहीं है, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। तो अभी हम बात को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज शॉर्ट नोट का टॉपिक है। ये 3 से 4 नंबर का शॉर्ट नोट पेपर में आ सकता है, हेडिंग डाल दें। तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, मजेदार सा, कंडक्टिविटी है बोलता है। जैसे पॉइंट नंबर 5 में हमने ये पढ़ा, आज मैंने रिपीट भी किया कि दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं सब करंट पास करते हैं, पर उनके करंट पास करने की एबिलिटी बराबर नहीं है। तो वो जो एबिलिटी है ना भाई, फर्स्ट स्पेशल जो एबिलिटी है, क्या पास करने की, करंट पास करने की एबिलिटी, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड करंट। अगर मैं बोलता हूं कि फला इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी सलाहियत है, एबिलिटी है इलेक्ट्रोलाइट की करंट पास करना। हमारा टॉपिक ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक है, उसकी करंट पास करने की एबिलिटी कम है, तो उसको ज़्यादा कैसे करें। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, उसकी करंट पास करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो हम कैसे, ऑल्दो कि किसी की करंट पास करने की एबिलिटी ज़्यादा है तो कम क्यों करें, पर पढ़ाई है पढ़ाई कि इलेक्ट्रोलाइट की करंट पास करने की एबिलिटी को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक। तो डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करने की जो भी एबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से है, ज़्यादा या कम, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। डेफिनेशन लिख रहे हैं आप, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, the ability of electrolytes to pass electricity, the ability of electrolytes to pass electricity through their aqueous solution, the ability of electrolytes to pass electricity through their THEIR, their aqueous solutions, through their aqueous solutions is called conductivity, is called conductivity। हाँ भाई, is called conductivity। चलिए अब हम फैक्टर्स पे आ जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक सेकंड रुकिए। अच्छा जी, तो ये हो गई डेफिनेशन। मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग factors affecting conductivity, factors affecting conductivity। चलो लिखें, following are the factors, following are the factors that can affect conductivity। अच्छा भाई, तो वीडियो ज़रा पॉज हो गई थी, मतलब रुक गई थी, उसको दोबारा प्ले किया। अगर आखिरी वाला हिस्सा वीडियो का आपको किसी वजह से मसला कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। तो हेडिंग आपने डालनी है फैक्टर्स इफेक्टिंग कंडक्टिविटी, और उसमें एक जुमला आपने लिखना था। अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, मैं मुझे कंफर्म नहीं, पिछला वाला मोबाइल ज़रा बंद हो गया तो मैं कंफर्म नहीं, तो लिहाजा मैं दोबारा से रिपीट करा दे रहा हूँ कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, following are the factors that can affect conductivity, following are the factors that can affect conductivity। और उसमें पहली हेडिंग डालनी है आपने वेलोसिटी ऑफ आयंस, ठीक है। योर हेडिंग नंबर 1 इज वेलोसिटी ऑफ आयंस, ठीक है भाई। अच्छा है, तो वेलोसिटी ऑफ आयन क्या बोलता है और इसका किस तरह से रिलेशन डेवलप होता है, देखिए। अब क्योंकि वेलोसिटी फिजिक्स का टॉपिक है, तो जिसकी थोड़ी सी फिजिक्स अच्छी है उसको ज़रा आसानी हो जाएगी। लेट्स सी क्या बात होती है। तो कहानी ये है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिजिक्स में आपने पढ़ा है आई क्यू अपॉन टाइम। आई होता है करंट, क्यू होता है चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, और टी होता है टाइम। तो आप नोट कर रहे हैं कि टाइम का यहां पे रिलेशन इनवर्स है और टाइम का यहां पर भी रिलेशन इनवर्स, यानी कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है, इनवर्स रिलेशन है, वेलोसिटी ज्यादा है तो टाइम कम चाहिए होगा। वेलोसिटी अगर m की ज्यादा है
अब याद रखिए आयन ट्रेवल कर रहा है कैथोड एनोड की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि जो आयन है वो ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, कैथोड एनोड की तरफ जा रहा है। ये हमने पॉइंट नंबर 6 में पढ़ा है। तो अगर उसकी वेलोसिटी चलने की क्या होगी ज्यादा, तो टाइम कम लगेगा। और अगर यहां आते हैं और अगर टाइम कम लगेगा तो रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो आई यानी करंट क्या पास होगा ज्यादा। इतना आसान पढ़ाई, हर अटेम्प्ट तो मुश्किल नहीं होती, तो आसान पढ़ाई कि ग्रेटर द वेलोसिटी लेसर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ आयंस और लेसर द टाइम रिक्वायर्ड ग्रेटर विल बी कंडक्टिविटी। आई क्या है, करंट। करंट ज्यादा पास होगा, करंट ज्यादा पास होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से सुन ले कि अगर आयन की वेलोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब उसको कम टाइम चाहिए। कम टाइम चाहिए इसका मतलब है कि उसको करंट पास करने की उसमें सलाहियत क्लियर हो गए पास सबको। तो वर्डिंग लिख लो पॉइंट नंबर 1 की हेडिंग आपने डाली है वेलोसिटी ऑफ आयन। वेलोसिटी ऑफ आयन की वर्डिंग लिख रहे हैं आप, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन the conductivity of electrolyte depends upon the conductivity of electrolyte depends upon velocity of ions, depends upon velocity of ions, depends upon velocity of ions, full stop। greater the velocity, greater the velocity, greater the velocity, lesser time required, greater the velocity, lesser time required, lesser time required for motion of ions, lesser time required for motion of ions, for motion of ions, hence greater will be conductive, hence greater will be conductive। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 को एक दफा और सुन ले अगर आप सुनना चाहते हैं। अच्छा भाई, सेकंड जो फैक्टर है हमारा वेलोसिटी ऑफ आयंस आपने पढ़ लिया। सेकंड जो हमारा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग डाल, टेम्परेचर की हेडिंग डाल, शाबाश, टेम्परेचर की हेडिंग डाल। अच्छा जी, अब देखिए मैंने लिख के रखा है ताकि थोड़ा सा हमारा वो टाइम मैनेज हो जाए, क्योंकि वो मुझे कुछ वीडियो पिछली वाली रुक गई तो टाइम का अंदाजा नहीं हो रहा। अब देखें तो टेम्परेचर दो तरह से काम करता है, टेम्परेचर दो तरह से काम करता है। ब्लू मार्कर में वो बिहेवियर है जो मेरे हिसाब से आपके जहन में फौरन आना चाहिए। ब्लैक मार्कर में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए टेम्परेचर अगर आप पढ़ेंगे तो टेम्परेचर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। किसकी एनर्जी बढ़ेगी? आयंस की। जब आयंस की एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी। ये वो बात है जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टूडेंट को जहन में सीधी सीधी फौरन आती है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि एनर्जी बढ़ाई। एनर्जी किसको मिली? आयंस को। सॉल्यूशन को भी मिली होगी, पानी को भी मिलेगी, पर हमारा टारगेट है आयंस है तो एनर्जी आयंस को भी मिलेगी। जब आयंस को भी मिलेगी, हम इनकार नहीं कर रहे कि पानी को भी मिल रही है, हमारा टारगेट तो आयंस है। जब आयंस की एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा तेज चलेंगे, ज्यादा तेज चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा करंट पास करेंगे। एक बात हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आना चाहिए। दूसरा जो हिडन ट्रुथ, छुपा हुआ थोड़ा सा है, ये भी आसान पर थोड़ा छुपा हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी फैलता है। जब आप हीट करेंगे तो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। आपने कभी दूध को उबलते हुए, पानी को उबलते हुए देखा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी फैलेगा। जब पानी फैलेगा तो उसके स्पेसेस बढ़ेंगे। अब जिन्होंने हाइड्रेशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ा उनको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी फैलेगा, पानी के फैलने से उसके स्पेसेस बढ़ेंगे, स्पेसेस के बढ़ने से सराउंडिंग बढ़ेगी। जिनको याद है हाइड्रेशन का टॉपिक, क्योंकि स्पेसेस में सराउंडिंग थी। जब स्पेसेस बढ़ेंगे तो सराउंडिंग बढ़ेगी, जब सराउंडिंग बढ़ेगी तो ज्यादा आयंस आएंगे। और क्योंकि करंट पास करना आयंस की जिम्मेदारी है, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन के पॉइंट 2 को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
उसमें लिखा हुआ है कि आयन की वजह से करंट पास हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि जब सराउंडिंग बढ़ेगी तो ज्यादा आइंस आ जाएंगे, जब ज्यादा आइंस आ जाएंगे तो ज्यादा करंट पास होगा, क्योंकि आइंस की जिम्मेदारी है करंट पास करना। यानी कि टेम्परेचर दो तरह से काम कर रहा है। एक तरफ से वो अवेलेबल आइंस की वेलोसिटी बढ़ा रहा है ताकि वो तेज करें, वेलोसिटी बढ़ाए, ज्यादा करंट पास करें। दूसरी तरफ वो नमक को ज्यादा डिसॉल्व करवा रहा है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि गर्म पानी में शक्कर और नमक जल्दी डिसॉल्व होते हैं, ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, देखा होगा, करके चेक कर लेना। तो दूसरी तरफ से वो नमक को ज्यादा डिसॉल्व करा रहा है। जितना ज्यादा नमक डिसॉल्व होगा उतने ज्यादा आइंस आएंगे, और जितने ज्यादा आइंस आएंगे उतना ज्यादा करंट पास होगा, क्योंकि आइंस की जिम्मेदारी है करंट पास। गुड हो गया, चलो इसको लिख लेते हैं, समझ समझ के लिखिएगा, कोई मसला होगा तो बताएं। हाँ मैं लिखे, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, also depends upon temperature, full stop. When we increase the temperature, when we increase the temperature, when we increase the temperature, not only energy and velocity of ice increases, not only energy and velocity of ice increases, not only energy and velocity of ice increases, but solubility of electrolyte also increases. But solubility of electrolyte also increases. But solubility of electrolyte also increases, results in greater conductivity, results in greater conductivity। चलिए इसको आप पॉइंट को आप अच्छे से सुन लें, एक दफा और वर्डिंग को पढ़ लें, ज़हन में बैठाएं बात। तो दो फैक्टर हमने पढ़ लिए, थर्ड फैक्टर है फैक्टर नंबर 3, दैट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से शो करते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का एक फॉर्मूला है, पहले वो लिख दे रहा हूं फिर मैं समझाता हूं। नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल divided by total। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें, थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है ये, तो पॉइंट नंबर 4 में ये बात लिखी हुई है कि नमक जब आयन में ब्रेक होता है तो इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नमक का आयन में ब्रेक होना इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि नमक के मॉलिक्यूल आयन बनाते हैं, आयन वापस नमक बनाता है। ये इस पॉइंट पर थोड़ा टाइम लगना है और आपने इसको सोच कर रखना है। इसको मैं कल के लेक्चर में दोबारा से रिपीट करके लिखवाऊंगा, अभी मैं आपके जहन में डालूं, थोड़ा सोचें आप कि नमक का आयन में ब्रेक करना इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि सॉल्ट और आयंस, सॉल्ट के मॉलिक्यूल और आयंस। अब अगर मैं आपसे कहता हूं
कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मॉलिक्यूल है जो ब्रेक होके आयन बना रहे, फिर आयन वापस सॉल्ट बना रहे। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल है जो आयन बना रहे, आयन वापस सॉल्ट बना रहे, और ये काम चलता जा रहा है। तो किसी भी एक लम्हे पे एक ऐसा वक्त आएगा जब मिसाल के तौर पे 30 मॉलिक्यूल होंगे और 70 मॉलिक्यूल ब्रेक होकर आयन में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और ये ऊंच नीच चलती रहेगी। यानी आसान जुबान में मॉलिक्यूल की दो शक्लें होंगी, या तो वो आयन में होगा या अपनी नॉर्मल फॉर्म में होगा। और रिवर्सिबल का मतलब है दोनों शक्लों में होगा। तादाद ऊपर नीचे हो सकती है, वो हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल। तो समझने की बात यह है कि मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो गया वो आयन में है, और जो ब्रेक नहीं है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में। कंटेनर में दोनों है, कभी 30 ब्रेक हो जाएंगे तो 70 ब्रेक हो जाएंगे, 30 रह जाएंगे, कभी 60 ब्रेक हो जाएंगे, 40 रहेंगे। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, रिवर्सिबल आना जाना चलता रहेगा। और चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, 6 आपने नहीं पढ़ा, 6 हम पढ़ेंगे, एक वक्त आएगा ये फिक्स हो जाएगा, एक वक्त आएगा ये फिक्स हो जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे 30-70 पे फिक्स हो गया, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे क्यों फिक्स हो, उस पर आप अभी नहीं आए, अभी 30-70 पे फिक्स हो गया। यानी कि 30 मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहे, 70 ब्रेक हो चुके हैं और ये फिक्स हो गया। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो 30 ब्रेक नहीं हो रहे ये करंट पास नहीं करा रहे, जो 70 ब्रेक हो गए ये करंट पास करा रहे। और जब ये ब्रेक होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन बनाएंगे, तो कम से कम 140 आयन तो होंगे ना, 70 पॉजिटिव 70 नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल जो ब्रेक नहीं होते, 30 जो ब्रेक फिक्स हो गए ना आपको, 30 मॉलिक्यूल जो ब्रेक नहीं हो रहे, उनको बोलते हैं अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, इसका उल्टा। और जो 70 ब्रेक हो गए फिक्स होने के बाद, उसको बोलते हैं डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। और फिक्स जो होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, नेचर की मर्जी से होता है, इस पे इंसान का कंट्रोल नहीं है। इसी को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब यहां पे लेक्चर में एंड करके कर रहा हूं ये वाला आज। अब आपने कल यहां सोच कर रखना है ये बात मेरी, कि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल है वो आयंस बनाते हैं, आयन वापस सॉल्ट बनाते हैं, और ऐसा होते होते एक वक्त आता है कि मामला फिक्स हो जाता है। जब मामला फिक्स हो जाता है तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बच जाते हैं जो आयन में ब्रेक नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जो आयन में ब्रेक हो जाते हैं उनको बोलते हैं डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और जो आयन में ब्रेक नहीं होते उनको बोलते हैं अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, टोटल। और क्योंकि मामला फिक्स हो चुका है, लिहाजा जो मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुए वो फर्दर ब्रेक नहीं। चलो, तो ये मामला यही रोकते हैं। कल इसको यहीं से पूरा तो रिवाइज नहीं करूंगा, यहीं से लेकर बढ़ूंगा आगे, और ये पॉइंट नंबर 3 क्लियर। ठीक, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा, पूरा लेक्चर आसान है, बस ये आखिरी वाला जो पॉइंट मैंने स्टार्ट किया उसको जरा तवज्जो से कल करना है। ठीक है, थैंक यू।